नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत आपका अपने परिवार एकलव्य क्लासेस झांसी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल गया है, एक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए 30 क्वेश्चन का सेट पेपर आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गया है। दूसरी क्लास जो हो रही है साइंस की एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए, अगर मैं आप बात करूं तो आरआरबी रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं और जिनमें साइंस पूछा जाता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं इसमें वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर से हैं या आने की संभावना है। जो भी साथीगण जुड़ गए हैं वो सेशन को लाइक करके जरूर जाएंगे। मैं छोटी सूचना लेकर आया हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, साइंस का जो पहला सेट है केपी सर ने आपको बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कराया है। जिन बच्चों के पास सेट पहुंचा है उन बच्चों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस सेट को आगे फॉरवर्ड कर दें। जिन बच्चों को साइंस की नीड है, जो कोचिंग संस्थान नहीं जा सकते, काफी दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन तक इसको भेजें। दूसरी बात, अभी तक मुझे आपने पढ़ाते हुए देखा, मैं अकेले क्या क्या कर सकता हूं बताओ आप? क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊं मैं अकेले? तो टीम तो कहीं ना कहीं होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। और आपकी सक्सेस का, आपकी सरकारी नौकरी का जुम्मा उठा लिया है तो आगे बढ़ते ही रहेंगे साथियों। इसी क्रम में मैंने एक मैथ्स की क्लास भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेजी है। दिल्ली के टीचर हैं तो मैं एक एएलपी का यूट्यूब के माध्यम से एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आ रहा है। फ्री है, एकदम से पेड बैच नहीं आ रहा, फ्री है। फ्री सेवा हो रही है सब तुम्हारी। बस पढ़ना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ कोई पैसा नहीं देना उसका। मैंने कल आके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था, मैं स्वयं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं साइंस ही लेके आऊंगा। और उसके अलावा और जो स्टैटिक वाले सब्जेक्ट है, मैं मेरी जो मैपिंग सीरीज है वो लगातार आ रही है। 7:30 पे आपको वीडियो मिल रहा है। केपी सर ने पहले आपको मैथ्स भी डिस्कस किया है। मैथ्स का टीचर होता, फिजिक्स बहुत जबरदस्त पढ़ाता है, कहीं भी हो ये होता ही है, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स इंक्लूड होता है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल होते हैं तो मैथ्स के ही जैसे। तो मैथ्स का टीचर जो होता है फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाता है। तो साइंस भी हमने जुम्मा दिया और केपी सर ने बहुत अच्छे से सेट कराया। मैं खुद देख रहा था उस सेट को बैठ के। मैं पढ़ाता तो हो सकता है उतनी केमिस्ट्री वाली चीजों को उतना एक्सप्लेन ना कर पाता, ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं। तो मैं आज केपी सर से आपको रूबरू कराऊंगा और ये दूसरा सेट है वो आपको कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जुनूनी तरीके से। और बस आपका साथ चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लाइव होंगे उतना ही टीचर को मनोबल आता है, एनर्जी आप हो, ठीक है। देखो यहाँ स्टूडियो में बच्चे तो बैठे नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं, लंबे समय से ऑफलाइन पढ़ाते आ रहे हैं। कोई टीचर तो दिखता नहीं है, कोई बच्चा तो दिखता नहीं है, तो उतना ज्यादा फ्लो नहीं बन पाता। लेकिन लाइव सेशन दिखता है, हम लाइव ही आएंगे। मैंने अपना भी कहा था, सोमवार से मैं स्वयं लाइव आऊंगा, सोमवार रहेगा लेकिन मेरा, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक से ही मैथ्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जैसा कि मैंने बताया था। मैं फिर बता रहा हूं यहाँ पे, केपी सर आए, केपी सर से मिलवाते हैं। हालांकि आपने पहला वीडियो देख लिया, ठीक है। 2 शब्द आपके लिए केपी सर कहेंगे और आगे साइंस का सेट कराएंगे जबरदस्त। कोई क्वेरी हो आप क्वेरी भेजेंगे, आपको नंबर भी देंगे। टेलीग्राम पे भी आपको नया टेलीग्राम में अभी हम लॉक करके रखे हैं कि बच्चे फालतू के मैसेज भेज देते हैं, लेकिन हम इस तरीके का भी आपको प्लेटफॉर्म देंगे जहां आप अपनी बात पर रख पाओगे। जैसे कमेंट सेशन है, खुला रहता है, आप बिल्कुल बोल सकते हो अपना क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आप लेते हो। आज से कमेंट भी लिए जाएंगे जो भी बच्चे हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए पूरी सद्भावना है, ठीक है, जिन्हें कांस्टेबल का पेपर दिया और पेपर लीक हुआ और बड़े स्तर पे हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐतिहासिक बात है ये। 20 घंटे पहले पेपर तैर रहा था गलियों में, तो ये बड़ा हुआ है ये। लेकिन फिर भी आगे की तैयारी तो करनी है, पढ़ना है। हमने अभी शॉर्ट वीडियो एक और आपके लिए रिकॉर्ड किया है, भेजेंगे आप तक। विशेष तौर से बुंदेलखंड के जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं उनको मैसेज दिया है, जो काफी पीछे रहते हैं उनको मैसेज दिया है, वो आगे आए, अपनी हक की लड़ाई लड़ें। हम राजनीति थोड़ी कर रहे हैं उसमें, हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं ना। केपी सर क्या गलत बोला उसमें, अपनी बात तो रख ही सकते हैं ना हम लोग, ठीक। तमाम बच्चे, जगह जगह के बच्चे पहुंचे धरना प्रदर्शन के लिए,
अपनी बात मानने के लिए। हम राजनीति मुद्दा कोई उपद्रवी थोड़ी है, कोई हथियारिक आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, कलम से बोलते हैं, हम लोग कलम से बात करते हैं, पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और हम लोग तो केपी सर, जैसा कि कल हमने देखा, आपने शुरू में देखा होगा, अच्छा मोटिवेट किया, ठीक है, और ये आगे भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे। सेट नंबर 2 लेके आए हैं, ये साइंस सब्जेक्ट है इनका, मैथ्स भी ये पढ़ाते हैं, जब जरूरत होगी तो ये मैथ्स का भी जुम्मा ये संभालेंगे। हालांकि मैथ्स के लिए दिल्ली से टीचर हमने बुलाया है, और आपको वो दिल्ली जो डीडी सर हमने बताया था वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। साइंस सर गाइड करेंगे, मैं स्वयं साइंस के लिए खड़ा हूँ, बाकी जीएस के जो भी टॉपिक होंगे वो सब सब्जेक्ट होंगे मैं क्लियर कराऊंगा। करंट अफेयर्स के लिए मैम आएंगी, और प्लस अगर हम देखेंगे हिंदी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में बिल्कुल लगातार चल रहा है। जब भी कोई हिंदी की आवश्यकता होगी और वैकेंसी आएगी तो तुरंत के तुरंत मैम भी आपको पढ़ाने आएंगी। अभी पिछले यूपी कांस्टेबल के लिए सेट भी उन्होंने कराए हैं, आपने देखी भी होंगे, आपने किया भी, और आप सार्थक दिशा में गए, आपने अच्छे तरीके से किया पेपर। लेकिन अब वो क्या कह सकते हैं, किसकी नाकामी वहां बोले हैं, इतनी जल्दी एग्जाम नहीं कराना चाहिए था। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला है, मैंने फिर बोला है कि इस केपी शब्द के 2 शब्द रहेंगे जो मोटिवेटर रहेंगे आपके लिए, उसके बाद सेट चालू कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन होंगे, सारे कुछ डिटेल में होंगे, और आपको बहुत अच्छे से इनको नोट डाउन करना है, और रेलवे में अच्छा स्कोर करना है। नौकरी चाहिए, आंखों का सपना पूरा करना है, माँ बाप का जो वहां गांव में सपना देख रहे हैं कि बच्चा आएगा, सरकारी नौकरी लेके आएगा, सरकारी नौकरी लेके आएगा। चलिए, तो केपी सर को देते हैं माइक, और वो आपको 2 मिनट बात करेंगे आपसे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे आपको, फिर सेट की दुनिया में चलेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, मैं एक बार फिर कहूँगा, उनके लिए पूरी सद्भावना है। बच्चे आके जुड़ें, बात करें, मेरा सार्वजनिक नंबर खुला रहता है, आप सार्वजनिक नंबर रहता है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और ये कॉलिंग नंबर भी है, आप चाहते तो इस पर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे भी बात हो जाएगी, जो भी कांस्टेबल के संबंध में बात है। तो हमने हालांकि बच्चों से बोला था कि हम झांसी स्तर पर तो ज्ञापन दे ही सकते हैं, लेकिन बच्चे एकत्रित नहीं होंगे तो फिर मैं अकेले क्या कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए, केपी सर 2 शब्द कहें और बच्चों को मोटिवेट करें और सेट कराएं बढ़िया से। हेलो, नमस्कार साथियों। सबसे पहले हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनके निरंतर प्रयास से बच्चों आज मैं और हमारी टीम लगातार बच्चों के सपने पूरे करने पर लगे हुए हैं। जिन तरह का इनका मार्गदर्शन है बच्चों, वही मार्गदर्शन आपको अपनी सफलता की सीढ़ी दिलाएगा, ठीक है। काफ़ी तारीफ तो सर काफ़ी कर गए। चलिए, तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन बैच आपका रेलवेज का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अब जो बातें हो चुकी हैं बेटा, जैसे पुलिस का बैच, पुलिस का पेपर लीक हो गया था, सर ने अभी बताया, जानकारी दी आपको, लेकिन अब उसमें देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो पीछे आ रहा है, ठीक है, जो पीछे आगे का अपना भविष्य है, उसको भी हमें बनाए रखना है, उसको भी हमें देखना है कि चलिए कोई बात नहीं, वो लीक हो रहा है, प्रयास तो करेंगे, उसको सही करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में जो पीछे का अपना भविष्य है उसको तो हमें संभालना है ना। जिम्मा तो हमारे ऊपर ही है बच्चों, ठीक है। तो उसी प्रयास में आज आपके सामने सेट नंबर 2 बेटा, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवेज के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल आपको एक क्लास मिली थी बेटा, उसमें मैंने बिल्कुल आपको डिटेल वाइज कराया हुआ था, यानी क्वेश्चन का आंसर नहीं, उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसकी डिटेलिंग और उसके साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते थे, वो क्वेश्चन भी हमने प्रोवाइड कराया। जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखी होगी तो वो उनकी जिम्मेदारी है बेटा कि वो वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, एक बार तो आप उसको देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा क्या होगा, जो बच्चों को नीड है, जो काफ़ी दूर से आते हैं या कोचिंग नहीं जा पाते या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो बेटा हर घर में मोबाइल होता है, सबके पास मोबाइल होता है क्या, ताकि वो अपनी वीडियो के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट तो कर सकते हैं ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, रेलवे टेक्नीशियन बैच साइंस, मैंने कल भी आपको बताया था। जो बच्चे आज पहली बार लाइव सेशन देख रहे हैं उनको बेटा मेरा नमस्कार, जो बच्चे कल देख रहे हैं उनका वेलकम, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है बेटा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी जो हो चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देते हुए अपने मन का मनोबल बिल्कुल नहीं घटाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, अगर मन का मनोबल आपके घट गया तो फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इंसान का जन्म ही संघर्ष के लिए होता है,
ठीक है, हम लोगों का जीवन जन्म ही किसके लिए हुआ है? संघर्षों के लिए हुआ है, और संघर्ष से लड़कर ही हमें अपनी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, हमारे घर वाले कोई टाटा अंबानी नहीं है। ठीक है, तो संघर्ष से लड़कर ही क्या होगा? आपको अपनी सफलता प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं बेटा, हम आगे बात करेंगे इसी सेशन के बारे में। रणदीप राजपूत गुड इवनिंग सर, शेयर करो सभी। निकिता सिंह गुड इवनिंग, केपी सर गुड इवनिंग, जितेंद्र कुशवाहा गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए इसको। चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, वो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। जैसा कि बेटा आपने मैथ में भी देखा था, मैथ में भी मैंने आपको डेली 38 प्रश्नों का सेट कराया हुआ था, तो उसी क्रम में आज हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हमारे आज 39 क्वेश्चंस हैं। पूरे क्वेश्चंस बेटा पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उस वीडियो को आराम से सुनना, जो मैं बातें बताऊं उनको नोट करना। ठीक है, क्योंकि जितना आप नोट करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से बोलिए बेटा, स्टार्ट करें क्या? एक बार जल्दी से बोलिए, स्टार्ट करिए जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं डेली की भांति बताता हूं आपको। एक्लव क्लासेस हमारा संस्थान, हमारा परिवार, जो लगातार आपकी मेहनत के पीछे, ठीक है, यानी आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, और आपको यह यकीन होगा कि वास्तव में यहाँ से जो कोर्स कंप्लीट किया वो कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल होगा। और अगर तन मन धन से आप तैयारी करते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस साल आप अपनी सफलता को हासिल करके रहेंगे। ठीक है, इसी नए जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हमारे रेलवेज की क्लास स्टार्ट चुके, जो रेलवे के सेट में ला रहा हूं आप लोगों के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस की अपडेट्स, ठीक है, कौन कौन सी वीडियोस हैं ये भी आपको मिलेगी। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं बेटा, यहाँ यूट्यूब पे इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत पढ़ाई से रिलेटेड होती है, आप तुरंत इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 आवर्स आप बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है बेटा। ठीक है, फेसबुक पर भी चैनल, इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल बना हुआ है, और टेलीग्राम, जो मैं डेली बता रहा हूँ कि टेलीग्राम बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लास की PDF, सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सर की, मेरी, यानी कि पूरे टीम की मेहनत यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी को गेन करना है, और अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता को प्राप्त करना है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। देखिए, जब से पहले जो हमारी एक्लव क्लासेस की भीड़, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग आकर निरंतर अपने प्रयास कर अपनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, हमारी कोचिंग के सिलेक्शंस, जो बच्चे तैयारी करके अपनी मेहनत के दम पर आज कहीं ना कहीं अपने नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं, ऐसी कुछ बच्चे हैं बेटा। यहाँ पर बेटा डेली की भांति आपकी अगली फोटो, यानी अगली फोटो आपकी, ये कॉलम में हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूँ। ठीक है, मेहनत के दम पर अगर मेहनत करोगे, सफलता करोगे, तो यहाँ कल तुम्हारी भी फोटो आएगी, मैं भी, हमारी पूरी टीम आपको सम्मान देगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें बेटा। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, नोट करिए भैया। पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन भैया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ेंगे एक बार, जल्दी से पढ़े बच्चों इसको, और कोशिश करना तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना। फिजिक्स बेटा वो सब्जेक्ट है जिसको आप सीरीज, मेरी गारंटी है, रटना नहीं है फिजिक्स को जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़िए। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस रास्ते से चल के तो देखो भाइयों, ना मजा आए तो जो कहोगे वो कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बस मस्ती से सुनते चलना, मेरी बातों को सुनना, फिजिक्स में मजा बहुत आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है भैया कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। अब देखो हाइड्रोजन बम क्या होता है, बम जानते हो, विस्फोटक। बम को क्या बोलते हैं, विस्फोटक। एक तो बम होते हैं जो घरों पे हम लोग लगाते हैं, दीपावली पे फोड़ते हैं ना, एक तो वो बम होते हैं, लेकिन बेटा वो छोटे रूप में होते हैं। हाइड्रोजन में एक बड़ा रूप है, अगर ये फटेगा तो क्या पता इसकी प्रभाव से क्या एक छोटे मोटे देश पूरे खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है बेटा हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन बम है वो हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाभिकीय संलयन है क्या ये। ओके सर, आई फॉलो योर रूल्स ऑलवेज, बिल्कुल बेटा। ओके, नाभिकीय संलयन क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, नाभिक जानते हो बेटा, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, नाभिक होते हैं। संलयन का मतलब होता है मिलना।
संलयन का मतलब क्या होता है? मिलना। यानी कि जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिल जाते हैं। देखो ये मैंने दो नाभिक लिए, दो न्यूक्लियस लिए, जब ये दोनों बेटा कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होकर एक भारी नाभिक बना लेंगे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? नाभिकीय संलयन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक, मतलब दो छोटे छोटे नाभिक हैं, आपस में मिल गए, बड़ा नाभिक बना लिया, क्या बन गया आपका बेटा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसको फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आता है बेटा नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने बार बार आपसे कहा है, मैं यहां पर क्वेश्चन के आंसर कराने नहीं आया हूं, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ उसकी डिटेल, साथ में जो ऑप्शन दिए उनका ही मतलब बताऊंगा, ताकि पेपर में अगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो पेपर से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जब पेपर दे के बाहर निकलो तो मन में जुनून आना चाहिए कि हाँ ये पढ़ के आए थे, ये भले चाहे क्वेश्चन में नहीं आया लेकिन ऑप्शन से मैंने इसको आंसर लगा दिया। ठीक है, चलो अगला आता है बेटा नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखो नाभिकीय फिर वही नाभिक, लेकिन विखंडन मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। यानी कि जब एक भारी नाभिक बेटा दो या दो से अधिक अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकों का टूटना। समझ में आ रही है? चलिए तीसरी मैं बात करता हूं बेटा उत्परिवर्तन की। ठीक है, उत मतलब होता है सडनली, अचानक, परिवर्तन जानती हो बेटा? चेंज। ठीक है, यानी कि अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, अगर जीव में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा उत्परिवर्तन। यानी कि जीवों में, मैं इसको लिखूं अगर, तो जीवों में अचानक परिवर्तन, क्या बेटा? जीवों में अचानक परिवर्तन, जीवों में अचानक परिवर्तन को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। बात समझ रहे हो बेटा? अगला दिया है आपको संवेग संरक्षण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। संवेग संरक्षण क्या होता है? तो देखो संरक्षण का बेटा मतलब होता है कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, मतलब संरक्षण का मतलब ध्यान रखना, ना ही हम बना सकते ना ही हम मिटा सकते। ठीक है, ना ही हम बना सकते ना ही हम मिटा सकते, केवल हमारा काम है चेंज करना। ठीक है, यानी कि इस नियम के अनुसार संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग को ना ही आप बना सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप नष्ट कर सकते हो, इसको मोमेंटम बोलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, संवेग की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा P से, और इसका फॉर्मूला होता है m/v। ठीक है, P बराबर क्या होता है बेटा? m/v, जहां m क्या होता है बेटा? m होता है उसका मास यानी कि द्रव्यमान, और v क्या होता है उसका? v होती है वेलोसिटी। v क्या होती है बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि हम बोलेंगे उसको वेग। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों हमने कम से कम 7-8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। पढ़ाई ऐसी ही तो करनी है, पढ़ाई सर ऐसे ही तो करनी है। क्या पूछा था? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन क्या था हमारा? नाभिकीय संलयन, बिल्कुल राइट आंसर था। यानी कि जब दो नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाएंगे तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। विखंडन का मतलब क्या होता है? बड़ा नाभिक है, टूट गया, टूटने को क्या बोल, माध्यम से आपको कितने सारे आंसर मिल गए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करें। मयंक तिवारी नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और कोशिश ये करना बेटा जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा इसको लिखो। ठीक है, इसको क्या लिखने की आदत डालो। अगर लिखने की आदत डालोगे तभी काम अच्छा होगा, तभी मज़ा आएगा आपको, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा परमाणु बम। अभी क्या था? हाइड्रोजन बम, अब क्या आ गया? परमाणु बम। वहां क्या इस्तेमाल कर रहे थे बेटा? हाइड्रोजन के नाभिक इस्तेमाल कर रहे होंगे ना। ठीक है, अब आता है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, यहां सही कर लेना बेटा, यहां क्या कर लेना? पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? अब देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कमेंट में बताएंगे बेटा आंसर। जरा कमेंट में आंसर बताओ, जरा कमेंट में आंसर बताओ क्या होगा, जिसको आता हो। जिसको नहीं आता फिर मैं बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो परमाणु बम बेटा, परमाणु बम क्या होता है? अभी आपने पढ़ा होगा, एक परमाणु मूवी आई थी जॉन इब्राहिम की। ठीक है, तो परमाणु बम क्या होता है कि नाभिक टूटते हैं, और मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया आपको, जब टूटते हैं यानी कि भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इसको बोलते हैं बेटा नाभिकीय विखंडन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, संलयन अभी हमने पढ़ा, संलयन क्या होता है? संलयन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि नाभिक जुड़ जाएंगे तो वो संलयन हो जाएगा। संचरण, ट्रांसमिशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? संचरण कहते हैं।
कि डेफिनेशन भी पढ़ते जाना, डेफिनेशन पूछ देते हैं बेटा। संवहन क्या होता है? संवहन कहा होता है बेटा? संवहन क्या होता है? संवहन बेटा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। संवहन क्या होता है? संवहन होता है बेटा ऊष्मा संचरण की विधि। ऊष्मा संचरण की एक विधि होती है, यानी कि जब भी किसी द्रव या गैस में, किसमें? द्रव या गैस में, द्रव या गैस में, ठीक है, जब भी किसी द्रव या गैस में ऊष्मा संचरण होती है, यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर सी ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संवहन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित थी? आंसर था हमारा नाभिकीय विखंडन, यानी कि नाभिक टूट रहे थे। आपसे पूछ देते हैं नाभिक की संलयन क्या होता है? नाभिकों का जुड़ना। संचरण क्या होता है? पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और संवहन क्या होता है बेटा? द्रव और गैस में ऊष्मा संचरण। बात क्लियर होगी नहीं हुई? चारों ऑप्शन क्लियर होगा कि नहीं होगा? चलिए नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, रडार के आविष्कारक कौन है भैया? किसके? रडार के आविष्कारक कौन है? चलो, रडार जानते हो क्या होता है? रडार क्या होती है भैया? रडार होता है कि जो अंतरिक्ष में स्थित कृत्रिम उपग्रह है, जो सिग्नल भेजने का काम करता है, वही तो होती है रडार। RADAR क्या होता है भैया? RADAR रडार होती है, ठीक है। इसका काम होता है सिग्नल भेजने का। इसके भैया आविष्कारक कौन थे? मतलब हु डिस्कवर्ड रडार? किसने डिस्कवरी की थी? तो बेटा रडार की डिस्कवरी की थी अल्बर्ट टेलर। किसने की थी? अल्बर्ट टेलर ने की थी, ठीक है। अब ये तीन आए तो इनका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा बेटा। जैसे फ्रैंक हीटर है, ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा फ्रैंक हीटर ने आपके जेट इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था बेटा? जेट इंजन। किसका किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था। लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने बेटा रक्त समूहों की खोज की थी, ठीक है, और रक्त समूहों की खोज की थी, जिसको बोलते हैं बेटा ब्लड ग्रुप। किसको बोलते हैं? ब्लड ग्रुप, ठीक है। और मार्कोनी, मार्कोनी किसकी थी भैया? जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि मार्कोनी ने किसकी खोज की थी, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी 3 लोग ही लाइव हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर, जल्दी से शेयर कीजिए इसको, ठीक है। मार्कोनी ने बेटा की थी रेडियो की। किसकी की थी? रेडियो की। अगर आप 1-1.5 घंटे आराम से बैठ के इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि जितनी मेरी क्लास है बेटा, उस क्लास को अगर पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि उस चैप्टर से, उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन से भी आंसर निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस मेरी क्लास को बड़ा ध्यान से सुनना है बेटा। चलो, अब अगर मैं थोड़ी बात कर लूँ बेटा रक्त समूहों की, ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ बेटा रक्त समूह की, रक्त समूह क्या होते हैं, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं बेटा। जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बेटा होते हैं, ए होता है, एक होता है बी होता है, एक होता है ए बी होता है, और चौथा हमारा ओ होता है, ठीक है। पेपर में पूछते क्या है बेटा? पेपर में देखो कहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेपर में पूछता है कि सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता, सर्वदाता को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुपों को खून दे सकता है? तो बेटा वो होता है आपका ओ। कौन होता है बेटा? ओ। और अगर मैं बोलूं सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। तो वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है हमारा ए बी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह बेटा यानी ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। सर्वदाता कौन है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है बेटा? ओ। और सर्वग्राही कौन होता है? हमारा ए बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना बेटा, यहां पर न्यूट्रॉन नहीं है, ये है आपका न्यूट्रिनो। क्या है बेटा? न्यूट्रिनो है यहां पर, ठीक है। अब अगर देखो जो न्यूट्रिनो की खोज की थी बेटा, वो की थी हमारी पाउली ने। किसने की थी भैया? वो हमारे वैज्ञानिक थे पाउली, ठीक है। अगर
क्वेश्चन में पूछ देते, अगर क्वेश्चन में पूछ देते आपसे कि न्यूट्रॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ देते वो कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो बेटा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। किसने की थी बेटा, जेम्स चैडविक ने की थी। कई बच्चे तो यहीं गलती करेंगे, कई बच्चे बेटा यहीं कर लेंगे न्यूट्रॉनो, पूरा पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, वहीं देखेंगे न्यूट्रॉन, वो कहेंगे पेपर गलती से छप गया न्यूट्रॉन होगा, और तुरंत आंसर क्या लगाएंगे, चैडविक। पेपर ने जानबूझ के, आयोग ने जानबूझ के यहाँ पर चैडविक दे रखा है कि अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुरंत आप चैडविक लगाओगे, क्योंकि बच्चा हमें ये तो पता होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सबको पता रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का बहुत ही कम पता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा पाउली बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बेटा देखो, अब मैं थोड़ा और बात करूं, रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड ने बेटा अपने एक प्रयोग दिया था, पढ़ा होगा सबने, एल्फा पकिंगटन प्रयोग, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, यानी कि नाभिक की संरचना के बारे में उन्होंने बताया था। कहीं कहीं पर बेटा किसी बुक में लिखोगे कि उन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद ये एंडरसन नहीं, एंडरसन है बेटा, ये क्या है, एंडरसन। एंडरसन ने बेटा किसकी खोज की थी, इन्होंने की थी बेटा पॉजिट्रॉन की। किसकी खोज की थी इन्होंने, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी, पॉजिट्रॉन की। अब ये पॉजिट्रॉन है क्या, आपने तो पढ़ा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन क्या है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर एक कण होता है जिसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग लगभग पॉजिट्रॉन का भी बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पॉजिट्रॉन की, किसकी बात करूं, पॉजिट्रॉन की, तो जो पॉजिट्रॉन होता है बेटा वो हमारा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, जेम्स चैडविक मैं आपको बता ही चुका हूँ, जेम्स चैडविक आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्लियर हुए, चार ऑप्शन क्लियर हो गए, चार ऑप्शन क्लियर, मतलब एक एक चीज, एक एक माइनर पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। बहुत बढ़िया, आवर्त के नियम जिसको बोलते हैं पेरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त नियम, कई बार बेटा कई बच्चे पढ़ते होंगे आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल भैया राइट आंसर होगा। मेंडलीफ ने ही क्या किया था, हमारी आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, आवर्त सारणी दी थी। अब मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई। अब आवर्त की मैं बात करूं, ठीक है, मेंडलीफ का जो आवर्त नियम दिया था, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब टॉरिसोली ने बेटा क्या किया था, तो ध्यान रखना बेटा, टॉरिसोली ने बेटा बैरोमीटर की आविष्कार किया था। किसका, बैरोमीटर का। किसका आविष्कार किया था, बैरोमीटर। ये बैरोमीटर क्या होती है, ये बैरोमीटर बच्चों होता क्या है, हमने कल बताया था आपको, बैरोमीटर का यूज हम लोग करते हैं वायु दाब नापने में। किसका नापने में बेटा, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टीन, बहुत बढ़िया, आइंस्टीन ने बेटा एक इक्वेशन दी थी E बराबर mc², E बराबर mc², जहां पर बेटा E क्या होता है, E होती है हमारी एनर्जी। E क्या होती है बेटा, एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। M क्या होता है बेटा, मास, मास यानी कि द्रव्यमान। C क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग, इस प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग अगर पूछे कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बेटा क्या होता है, हमारे प्रकाश का वेग होता है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं थोड़ा और आगे बात करूं, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में ले चलूंगा आपको, तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन याद रखना कि आइंस्टीन को सन 1921 में, कब बेटा, 1921 में मिला था इन्हें नोबेल प्राइज। ठीक है, ध्यान रखना, 1921 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। किसके लिए मिला था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। किसके लिए बेटा, यहाँ मैं अगर लिख दूं आपको तो ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। तो किसके लिए मिला था इन्हें, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इनको मिला था बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि 1921 में नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए।
जॉनसन ने बेटा ध्यान रखना, जॉनसन ने आपके बनाया था माइक्रोस्कोप। क्या बनाया था इन्होंने? माइक्रोस्कोप की खोज की थी। माइक्रोस्कोप जानते हो? माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी कि छोटी से छोटी चीजों को हम बड़ा रूप में देख सकें, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। चलिए स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर हमारा किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो ध्यान रखना बेटा, जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है वो एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं बेटा कब बनाया था? कब बनाया था? तो ध्यान रखना बेटा 4 अगस्त। कब? 4 अगस्त 1956। कहाँ पर? 4 अगस्त 1956 को बनाया था। कहाँ बनाया था बेटा? कहाँ बनाया था? ध्यान रखना ट्रॉम्बे। कहाँ बनाया था? ट्रॉम्बे में। अब ट्रॉम्बे में किस जगह बनाया था? तो बेटा आपने पढ़ा होगा भाभा अनुसंधान केंद्र। क्या पढ़ा होगा बेटा? भाभा अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र, यहीं पर क्या हुआ था बेटा? पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। समझ में आया? पूरी समझ में आ रही है बात? नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में? 4 अगस्त 1956 को। कहाँ पर? ट्रॉम्बे में। कहाँ पर? ट्रॉम्बे में भी भाभा अनुसंधान केंद्र पर। किसने के निर्देशन में हुआ था बेटा? एनरिको फर्मी के निर्देशन में हुआ था। बात क्लियर हो रही? आगे बढ़े, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फटाफट लेते चलें बेटा, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? भैया प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया कब गया था? तो ध्यान रखना भैया, प्रथम जो हाइड्रोजन बम बनाया था वो बना था 1952 में। क्या बना था बेटा? 1952 में। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन बम में होता है क्या बेटा? हाइड्रोजन बम में क्या? नाभिकीय संलयन होता है, नाभिक आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? 1952 में आपका प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ो बेटा। ठीक है, ध्यान रखना जो नाभिक होता है बेटा, अगर मैं अणु के परमाणु के अंदर बात करूं तो ये बीच का जो पार्ट होता है, जो बीच का वो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? नाभिक। नाभिक के अंदर बेटा 2 कण रहते हैं, एक रहता है हमारा प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर अगर मैं बात करूं तो इसके चारों ओर बेटा कई वृत्ताकार गच्छाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं कई सारे। ठीक है, गोल गोल क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिट्स होते हैं। और अगर मैं इन ऑर्बिट्स में बात करूं तो इन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां से बेटा क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे कण होते हैं? ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं हमारे, जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव पार्टिकल। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं हम क्या बेटा? धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर आपसे पूछ देते वो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अगर आपसे पूछ देते कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेटा याद रखना कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। निगेटिव मतलब क्या होता है बेटा? ऋण आवेश। कैसे होते हैं? ऋण आवेश होते हैं, यानी कि इनमें माइनस साइन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देते बेटा न्यूट्रॉन, यानी कि हम एक ही बार में तीनों पढ़ लेंगे, एक ही बार में तीनों कवर कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक ही बार में तीनों हम कवर करेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है वो कि न्यूट्रॉन बेटा होता है हमारा आवेश रहित। क्या रहता है बेटा? आवेश रहित, यानी न्यूट्रल, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो बेटा ध्यान रखना कि परमाणु के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अणु जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। चलिए आगे बात करें, यानी कि प्रोटॉन का पूछा था, प्रोटॉन कैसा होगा बेटा? धनावेश। कैसा होगा? धनावेश होगा। ठीक है, प्रोटॉन कैसा होगा? धनावेश होगा। जितिन कुशवाहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो बेटा। अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का गुण है? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेश। कैसा होता है? ऋण आवेश। देखा, उस क्वेश्चन को पढ़ने से यह हमारे क्वेश्चन क्लियर होते चले आए। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है भैया? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन कह रहा है बेटा न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, जो न्यूट्रॉन है हमारा वो किस प्रकार का कण है। देखो फिर बताया, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नो चार्ज। देखो इसको याद करने की ट्रिक देखो बेटा, इसको याद करने की ट्रिक देखो जरा, याद करने की ट्रिक देखो। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। बहुत अच्छी शानदार ट्रिक दे रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस ट्रिक को फॉलो कर लेना, ठीक है, कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस। देखो यहां पर क्या लिखा है, एन, एन से न्यूट्रॉन और एन से ही होता है बेटा नो चार्ज, एन से ही क्या होता है नो चार्ज। बात समझ में आ रही है। पी से होता है प्रोटॉन और पी से ही होता है बेटा पॉजिटिव, पी से ही क्या होता है पॉजिटिव। अब बचा क्या बेटा, अब जब पॉजिटिव हो गया नो चार्ज हो गया तब बचा होगा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, ये ट्रिक समझ में आई बेटा। एन से देखो नो चार्ज, पी से बेटा पॉजिटिव चार्ज, अब बचा जो है वो नेगेटिव ही तो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन हमारा नो चार्ज। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। जो लोग भैया देख रहे हैं लाइव जल्दी से इसका आंसर करें कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। कौन थे भैया वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु बम को ही बना डाला था, ठीक है, परमाणु बम का इन्होंने आविष्कार कर डाला, ऐसे कौन थे, जल्दी से बेटा नोट करो। परमाणु बम, देखो बेटा परमाणु बम की अगर मैं बात करूं तो परमाणु बम का आविष्कारक कौन थे बेटा, ऑटो हॉर्न। कौन थे, ऑटो हॉर्न, ठीक है, ऑटो हॉर्न ने बेटा परमाणु बम का आविष्कार किया था। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा चलो, ये माइकल फैराडे ने फिर क्या किया था। तीसरे नंबर पे हमारे कौन है, विलियम साल्क, इनने क्या किया था, और गैलीलियो ने क्या किया था, ठीक, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो माइकल फैराडे थे बेटा, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है, यानी कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था माइकल फैराडे ने। विलियम सॉल्क, बेटा कई बार पढ़ चुके हैं विलियम सॉल्क। विलियम सॉल्क ने बेटा क्या किया था, पोलियो, ठीक है, पोलियो जानते हो, जो गांव-गांव में आते हैं, घर घर में आते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, बेटा उस पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, हमारे विलियम सॉल्क ने। और वास्तव में अगर ये ना होते तो भारत की कई सारी जनसंख्या आज विकलांग होती, ठीक है, इनका बहुत अच्छा बेटा योगदान रहा। इसके बाद गैलीलियो, गैलीलियो ने बेटा क्या किया, गैलीलियो भैया ये क्या थे, ये तो यही तो थे दूरबीन के आविष्कार, ठीक है, बैठ के आराम से देख लो, कहीं पर भी बैठे हो दूर देख लो आराम से, ठीक है, दूरबीन मतलब दूर का दृश्य देख लो, ठीक है। चलो भैया नोट करो जल्दी से, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, प्रथम परमाणु बम हमारा कब बनाया गया था। तो ध्यान रखना बेटा, जो प्रथम परमाणु बम था, जो प्रथम परमाणु बम था वो बनाया गया था भैया 1945 में। तो यहाँ देखो विज्ञान में बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सन भी पूछ रहे हैं, क्या पता आविष्कार भी पूछ दें, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, विज्ञान के रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक पूरा ही कवर करके चलना है। आप तो मेरी वीडियो को देखते रहना, जो मैं बोलूँ उस चीज़ को नोट करते रहना, निश्चित ही आपको 10-12 दिन में फर्क देखने लगेगा कि हाँ विज्ञान के प्रति हमारी भी रुचि जगने लगी है। चलिए बात समझ में आया बेटा, प्रथम परमाणु बम बेटा 1945 में बनाया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत अच्छी से मैं बात बता रहा हूँ आपको। जो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो हमारे की थी किसने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बेटा जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का जो बेटा प्रतीक चिन्ह होता है वो E- होता है, प्रोटॉन का क्या होता है P+ होता है, अगर न्यूट्रॉन की बात करो तो N0 होता है, ठीक है। कभी कभी पेपर में पूछ देंगे कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है, किसका साइन है, ये तो इलेक्ट्रॉन का है, ये किसका है, प्रोटॉन का है, और ये किसका है, न्यूट्रॉन का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की थी भैया जे थॉमसन ने कर दी थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने कर दी थी।
प्रोटॉन की किसने की थी? तो बेटा आप लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड पढ़े होंगे आप, रदरफोर्ड। लेकिन बात करें तो रदरफोर्ड से पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था बेटा? गोल्डस्टीन। लेकिन अच्छे से क्लासीफाई नहीं करा पाया, इसलिए इनका नाम नहीं हुआ, ज़्यादा नाम नहीं हुआ, लेकिन वास्तविक बेटा गोल्डस्टीन ही थे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कौन थे? अभी हमने पढ़ा है जेम्स चैडविक। कौन थे भैया? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो थे इन्होंने हमारे न्यूट्रॉन की खोज की। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने इसकी स्थापना डिस्कवर की थी। ठीक है। एंडरसन पता ही है आपको, पॉजिट्रॉन की थी। रदरफोर्ड का अल्फा प्रयोग आया था, और चैडविक हमारे न्यूट्रॉन के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न, 14वें नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रोटॉन की खोज। देखो फिर वही वर्ड आ गया, प्रोटॉन की खोज। क्या लगाओगे बेटा? क्या लगाओगे? गोल्डस्टीन। क्या लगाओगे आप? गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या लगाओगे आप? गोल्डस्टीन। ठीक है। डाल्टन, डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ा है आपने? डाल्टन का परमाणुवाद सबसे पहले इन्होंने, डाल्टन ने नियम दिया था, वो नाभिक की संरचना के बारे में डाल्टन ने बताया था। ठीक है। उसके बाद मेल्टन को जानते ही हो, आवर्त सारणी वाला, आवर्त सारणी के तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण। रदरफोर्ड एल्फा स्क्रीन में बता चुके हैं आपको। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हमारे गोल्डस्टीन ने। आगे बढ़े, चलो 15वें नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखो बेटा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अभी हमने पढ़ा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की बेटा? जेम्स चैडविक। किसने की बेटा? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बार बार रिपीट। गैलीलियो ने किसने की थी बेटा? गैलीलियो ने किसकी की थी? गैलीलियो ने की थी बेटा दूरबीन की। किसकी की थी इन्होंने? गैलीलियो ने की थी बेटा दूरबीन। ठीक है, दूरबीन की खोज की थी। उसके बाद न्यूटन, बहुत बढ़िया भैया, न्यूटन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? आ सकता है। न्यूटन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहा हूँ कि न्यूटन ने बेटा किसकी खोज की थी? तो न्यूटन ने बेटा खोज की थी किसकी? न्यूटन ने खोज की थी ग्रेविटी। किसकी खोज की थी बेटा? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण किसकी खोज की थी? ठीक है, ग्रेविटी जानते हो ना कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी क्या करती है? अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने आप के अंदर खींचती है। इसी को तो क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन। वो तुमने कहानी सुनी होगी, वो जो न्यूटन था वो पेड़ के किनारे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा था, सिर पे गिरा था, वो कहानी सुनी है ना? वो न्यूटन की तो थी, उसी से तो नियम निकला था इनका, ग्रेविटी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। बात समझ में आ रही है? वो कहानी बेटा बहुत फेमस थी, वो सेब वाली कहानी है ना, जो बहुत फेमस थी। आगे बढ़े, पानी भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा पोलियो की टीके की खोज किसने की? ठीक है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? चलो, तो पोलियो की टीके की खोज किसने की थी बेटा? जॉन ई सॉल्क। ठीक, अभी हमने पढ़ा ना, सॉल्क ने की थी हमारे क्या? पोलियो के टीके की खोज। चलिए आगे बात करें। हाँ, तो पोलियो के टीके को बेटा खोज किसने की? जॉन सॉल्क ने की थी। जॉन हैरिसन की मैं अगर बात करूं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। जॉन अगर हैरिसन की बात करूं तो बेटा इन्होंने बनाया था क्या? क्रोनोमीटर। क्या बनाया था बेटा? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्रोनोमीटर इस्तेमाल करते हैं गति को नापने के लिए। ठीक है, जो समुद्री यान होते हैं ना, उनकी गति को नापने के लिए। जे जे थॉमसन ने बेटा किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और बेटा यहाँ देखो, यहाँ एक वर्ड लिखा है जेड जॉनसन। क्या लिखा है बेटा? जेड जॉनसन। जॉनसन ने किसकी बेटा? माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। यहां लिख दे रहा हूं मैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं सूक्ष्मदर्शी, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो आगे बात करें, नोट करो बेटा, आगे देखो। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, अब देखो बेटा, डायनामाइट कई बार पढ़ चुके हो। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। ये क्या है बेटा? विस्फोटक। ठीक है, ये क्या है बेटा? विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, उड़ाना हो किसी को, धुआं धुआं करना हो तो डायनामाइट का इस्तेमाल कर देना। ठीक है, हाँ, तो इसका बेटा जो श्रेय जाता है वो जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर। मेंडलीफ की बात करूं तो मेंडलीफ ने क्या दी थी बेटा? आवर्त सारणी, जिसको बोलते हैं पेरियोडिक टेबल।
आवर्त सारणी, ठीक है। उसके बाद बेटा टॉरिसोली ने बेटा क्या किया था, टेलीसोली ने क्या बनाया था, अभी हमने बताया था, जल्दी से बताओ क्या बनाया था। टॉरिसोली ने बेटा बैरोमीटर, क्या बनाया था, बैरोमीटर, क्या बनाया था इन्होंने, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग मानते हैं दाब, क्या मापते हैं बेटा, वायुमंडलीय दाब मानते हैं। माइकल फेराडे ने बेटा क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा, चुंबक के माध्यम से बिजली प्रवाहित करना, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करो और हमें बिजली मिल जाए तो क्या बन जाता है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जल्दी से नोट करो भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुकना नहीं है, ठीक है, रुक जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, रुकना नहीं है, बिना हाथ रोके हुए बस लिखते चलो, मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन है बेटा, वो क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पॉजिट्रॉन की बेटा खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। इसकी खोज की थी भैया, पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी हमारे एंडरसन भाई साहब ने। किसने की थी बेटा, एंडरसन भाई साहब ने की थी, ठीक है। अच्छा, पाउली ने क्या किया था बेटा, पढ़ा होगा आपने, पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है, पाउली का अपवर्जन का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम, जो नए रिपीट हो रहे हैं उनको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। पाउली का अपवर्जन का नियम, यानी इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना हम लोग, उसमें थे ये नियम, ठीक है। देखो यहाँ रोंटजन, बेटा कई बार पेपर में पूछा गया रोंटजन क्या होता है। रोंटजन ने किसके आविष्कार किया था, रोंटजन ने बेटा ध्यान रखना, एक्सरे, जो हमारी एक्सरे होती है ना, उसका इस्तेमाल किया, उसका आविष्कार किया था किसने, रोंटजन ने। बात समझ में आ रही है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, किसकी वेदन क्षमता अधिक होगी। देखो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, मतलब कौन जल्दी आर पार कर देगा। तो ध्यान रखना बेटा, गामा किरण, जो गामा किरणें होती हैं इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी वेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब अगर क्वेश्चन आप पूछते हैं आपसे कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो बेटा वो करी थी किसने, विलार्ड ने, ठीक है। वैज्ञानिक विलार्ड ने बेटा गामा किरणों की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा किरणों की, उससे कम अगर पूछे, उससे कम होती है बेटा बीटा किरणों की। किसकी होती है, बीटा किरण की, और सबसे कम होती है बेटा हमारे अल्फा किरण की, ठीक है। किसकी होती है, अल्फा, ठीक है, अल्फा किरण, अल्फा किरण। बात समझ में आ रही है, ये बेटा अल्फा बीटा गामा का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको याद कर लो बेटा, पेपर में पूछ देते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है बेटा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। चलो टेलीफोन का आविष्कार बेटा किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने किया बेटा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अच्छा, एडिसन ने किसका किया था, जल्दी से बताओ, एडिसन ने किसका किया, तो बेटा एडिसन ने किया था किसका, बल्ब का, किसका, विद्युत बल्ब का, जो बल्ब जलाते हो पीला पीला घर पे जलता है, उस बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। गैलीलियो ने, अभी हम पढ़ चुके हैं, दूरबीन, इसका, दूरबीन का। अच्छा, जी मार्कोनी, बहुत बढ़िया, जी मार्कोनी किसने आविष्कार किया था, तो ध्यान रखना बेटा, जी मार्कोनी ने किया था बेटा रेडियो का आविष्कार। किसका किया था, रेडियो, जो दूरसंचार होता है रेडियो, उसका आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने, ठीक है। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 21, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम किसने खोजा था भैया, सोलर सिस्टम को, ठीक है। सोलर सिस्टम को भैया किसने खोजा था, कॉपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। तो ध्यान रखना बेटा, सोलर सिस्टम को खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी बेटा, कॉपरनिकस ने की थी। अच्छा, कितने ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में बेटा 8 ग्रह, ठीक है। अच्छा, सूर्य क्या है, पेपर में पूछ देता है, सूर्य एक क्या है, सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो सूर्य बेटा क्या है, एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है, एक तारा है, स्टार है, सन इज अ स्टार, ठीक है। सोलर सिस्टम की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने की थी। फिर बेटा कॉपरनिकस ने जब अपने नियम दिए तो अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाए, तो इसको सुधार करके जो नियम दिए थे वो दिए थे केपलर ने। किसने दिए थे, केपलर ने। ध्यान रखना बेटा, केपलर के 3 नियम हैं,
ठीक है। केपलर के कितने नियम हैं? 3 नियम। अगर पूछ दे केपलर ने ग्रहों संबंधी कितने नियम दिए, तो ध्यान रखना केपलर ने ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए थे। ठीक है। पहला बता दूं कि पहला के नियम क्या था कि सूर्य मध्य में होता है, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। दूसरा बता दूं, दूसरे में क्या था कि जो ग्रह होते हैं वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। और तीसरा अगर बता दें तो आवर्त काल का जो स्क्वायर होता है वो ग्रह को मिलाने वाली रेखा के घात 3 के समानुपाती होता है। तृतीय नियम क्या कहता है बेटा? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, ये तीनों नियम हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? पहले में सूर्य मध्य में, ग्रह चारों तरफ, ये पहला नियम। दूसरा नियम समान समय में ग्रह समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरा आवर्त काल का स्क्वायर उसके ग्रह के दूरी के बीच के क्यूब के समानुपाती। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये तीनों नियम है बेटा, केपलर के 3 नियम। आर्यभट्ट ने क्या किया था बेटा? तो आर्यभट्ट ने बेटा शून्य का आविष्कार किया था। किसका किया था? शून्य, जीरो खोजा था हमारे आर्यभट्ट ने। ठीक है, उसके बाद न्यूटन, न्यूटन को तो पता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। क्लियर हुआ टॉपिक? क्लियर टॉपिक हुआ? चलो अगले अगले लिखो, आगे लिखो, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर क्या होता है बेटा? जैसे बंदूक में होता है ना ट्रिगर, इसको दबाते तुरंत का, इसके बिना काम नहीं कर सकते। ऐसे ही बेटा अगर नाभ की विखंडन में बात करें तो न्यूटन के बिना हम काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यानी कि न्यूटन क्या हो गया? इसका एक ट्रिगर हो गया। जल्दी से बेटा इसकी स्क्रीनशॉट लो। इन क्वेश्चनों को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ा करो। ठीक है, इनको जितना आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बार बार पढ़ोगे, इन चीज़ को समझो, गहराइयाँ समझो, एक दूसरे से जोड़ो, तब आपको बात समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना, आश्चर्य पढ़ते जाओगे, तो पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। आप कंडीशन यही है, मैथ और बेटा मैथ तो आप क्या क्वेश्चन लगा के कर लोगे, लेकिन जीके, जीएस, साइंस कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि अगर आपको परफेक्शन पता होगा तभी आप उनका करेक्ट आंसर कर पाओगे, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप छू नहीं पाओगे, गलती करके आ जाओगे। ठीक है, तो साइंस क्या होता है इसको फील करो, महसूस करो, साइंस को कनेक्शन करो, तब जाके साइंस समझ में आएगी। अगर साइंस समझना है तो काम चलाना है तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन तभी कर पाते हो जब आपको अंदर से, यानी कि जब क्वेश्चन का मतलब पता हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बारे में पूरी पता हो डिटेलिंग। अगर उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा होगा, तुक्का मारा होगा, फटाफट पढ़ा होगा, तो क्या पता क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछते हैं तो क्या आप फंस जाओगे फिर वहां पर। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते चलो। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। जी जी बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं। बेटा अगर ये पेपर उठा के देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आप पेपर देखोगे ना, पिछले साल के प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यही क्वेश्चन घुमा के दे जाते हैं तो वहां पर रह जाते हो, फिर कहते हो सर हमें आया नहीं, हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो बता रहे हैं ना वो उनको सुनो, और जो ऑप्शंस आप पढ़ रहे हो ना बेटा, उन ऑप्शन को भी तो फॉलो करना है हमें। आपको ये क्वेश्चन थोड़ी पता चल रहा है, ये क्वेश्चन तो बस मुझे पता है सिंपल है, सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो इसकी ब्रीफ आपको मिल रही है, जो मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, ये ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी तो आपकी कवर हो रहा है, ये भी तो सोचिए आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो बेटा, क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसने किया था बेटा? तो मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था बेटा? मैक्स प्लांक ने हमारे क्वांटम सिद्धांत को दिया था। यानी क्वांटम थ्योरी किसने दी थी बेटा? मैक्स प्लांक ने हमारी क्वांटम थ्योरी दी थी। ठीक है, चलो अब मेंडलीफ का पता ही आवास सारणी। देखो एक वर्ड नया आया, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने बेटा रेडियम की खोज की थी। किसकी की थी बेटा? रेडियम। रेडियम की इन्होंने खोज की थी मैडम क्यूरी ने, मैक्स प्लांक। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा रेडियो धर्मिता का आविष्कार। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था बेटा हेनरी बैक्यूरेल। किसने किया था बेटा? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। चलो अब देखना, बहुत अच्छी बात समझना, आइंस्टीन बता चुका हूं मैं आपको, E बराबर mc² दिया था इन्होंने। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था बेटा? जो कोई बता सकता है कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, रॉबर्ट कोच ने टीवी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको टीवी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्षय रोग। क्या बोलते हैं बेटा? क्षय रोग। इसको हम और दूसरा नाम बोले तो तपेदिक। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन से बेटा कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं?
ठीक है, टीबी, क्षय रोग, तपेदिक, इसकी दवाई दी थी, ठीक है, इसकी दवाई दी थी, क्या दी थी, इसकी दवा। उस दवा का नाम कोई बता सकता है क्या? दवा का नाम क्या था बेटा? दवा का नाम क्या था? तो दवा का नाम था माइक्रोबेरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम था बेटा? माइक्रो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, माइक्रोबेरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये दवा का नाम था। तो टीवी की दवा किसने दी बेटा? रॉबर्ट कोच ने। लैनिस्टर पता ही है आपको, काले रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने। चलिए नोट करिए, नोट करिए। एक टीवी बेटा ध्यान रखना, ट्यूबरक्लोसिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक हो सकते हैं। दवा का नाम क्या था? माइक्रोबेरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, दवा बनाई थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी भैया किसने दी? किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? चलो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी बॉगली प्रमेय और ऊष्मागतिकीय सिद्धांत। ध्यान रखना बेटा, डॉपलर प्रभाव। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? डॉपलर प्रभाव। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी क्या थी? डॉपलर प्रभाव थी। अच्छा, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव होता है कि यदि कोई स्रोत जिससे साउंड निकल रही है और जो श्रोता, जो हमारे सुनने वाले, यानी कहीं से लाइट आ रही, साउंड आ रही है और हमारे कान तो साउंड पहुंच रही है, तो कभी कभी क्या होता है, जो साउंड की वेव होती है ना बेटा, वो ओरिजिनल वेव से कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कभी कभी बोलता है तो हमें आवाज या तो धीमी सुनाई देती है या हमें ज्यादा सुनाई देती है, इसी को तो बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डॉपलर इफेक्ट। यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है बेटा? डॉपलर इफेक्ट से, ठीक है। नोट करिए बेटा, नोट करिए। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम एपी अधिक कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा है। टाइम आप अधिक ले रहे हैं बेटा। पेपर में अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपको एक क्वेश्चन के तरीके से, अभी मैं क्या करूँ, आपको 5 मिनट पूरे क्वेश्चन करा के रख दूँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलना है हमें कि उस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब आता है बेटा, इनमें से सूक्ष्म कण कौन से थे? सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म यानी छोटे से। छोटे कौन से बेटा? छोटे हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन से है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि H2 हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ में आई? परमाणु क्रमांक 1। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1 होता है एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करिए। ये बेटा तीनों चारों जो है ना, ये हमारी गैसेस हैं। ये क्या है? हमारी गैसेस। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा O2 से, नाइट्रोजन को N2 से, क्लोरीन को Cl2 को, ठीक है। ये बेटा सारे की सारी डाई एटॉमिक हुए। क्या है ये चारों के चारों? ये बेटा डाई एटॉमिक हैं। क्या है बेटा? डाई एटॉमिक, यानी कि 2 एटम मिलकर बने हुए हैं, ध्यान रखना। चलिए नोट करें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है बेटा? अप्सरा। किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। कहाँ पर है बेटा? ये इसको बोला गया था कहाँ पर? ट्रॉम्बे। कहाँ पर बेटा? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे जगह का नाम है। किस संस्थान में बेटा? भाभा अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर? भाभा अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर बेटा? भाभा अनुसंधान केंद्र पर, ठीक है। कब खोला था? कब खोला था बेटा? 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1956 को, ठीक है, 4 अगस्त 1956 को। नोट करते चलो, नोट करते चलो, एक एक चीज क्लियर करेंगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण है वो किसने किया था? वो किया था हमारा मिलीकॉन ने। किसने किया था बेटा? मिलीकॉन ने। चलो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है वो कितना होता है बेटा? पहली बात तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है। और कितना होता है? तो होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 × -10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अगर प्रोटॉन पर चार्ज पूछ दें, किस पर पूछते हैं बेटा? प्रोटॉन पर चार्ज पूछते हैं, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन पर वही चार्ज कैसा हो जाता है बेटा? पॉजिटिव। लेकिन चार्ज बराबर होता है, चार्ज उतना ही बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण,
ठीक है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है बेटा? 3 आपको पढ़ा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण की बात कर दूं तो सबका हल्का कण क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही लाइट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बेटा होता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? तो ये कक्षा में घूमता है, ये कक्षा में होता है। कहाँ होता है? कक्षा में, ठीक है। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? तो ये नाभिक के अंदर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये नाभिक के अंदर होते हैं। कक्षा में क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जब आप बता सकते हैं हल्का है, यानी इसका भार कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कितना? 9.1 माइनस 10 की पावर -31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है, और ये सबसे हल्का होता है। हो गया? आगे बढ़े, नोट करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक है। बेटा लकड़ी की आयु जो ज्ञात करने में, ये लकड़ी कितनी पुरानी है, इसका उपयोग करते हैं बेटा कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कार्बनिक 14 विधि का बेटा इस्तेमाल किसमें करते हैं? कार्बनिक यौगिक में। किसमें? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी आयु ज्ञात करने में हम लोग कार्बन 14 का विधि का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे बेटा पेड़ की आयु निकालना हो, ठीक है, कोई जंतु है, कोई मरा डला है, ठीक है, जंतु है, कोई मृत्यु हो गई, उसके अवशेष बचे हैं, उसकी आयु पता करनी है, तो हम बेटा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन 14 विधि का। हो गया? नोट करें, आगे बढ़ेंगे। ठीक, हो गया पूरे? ठीक, 30 क्वेश्चन पूरे आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना है। इन क्वेश्चनों को जितना आप पढ़ेंगे, जितना इनको बोलेंगे, रिवाइज करेंगे, ये क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आपके समझ में आएंगे, ठीक है। और जितना मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किया है, उन जो मैंने आपको ब्रीफ बताया है ना, उसको भी आप नोट करते चलना, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। भले ही टाइम लेंथी लगा हो, लेकिन हमने क्या किया है, पूरी क्लास को पूरे सेट को एक क्लास के माध्यम से हमने डिस्कस किया, ठीक है। यानी कि पूरी हमने सेट को, पूरे जो क्वेश्चन हमें 30 लगे हैं, इन 30 क्वेश्चनों की मदद से आपके कम से कम 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे, ठीक है। तो यही आशा से क्या करना है आपको? इस वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करना है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, फिर नए सेशन के साथ, नए वीडियोस के साथ, नए सेट पेपर 30 क्वेश्चन के साथ, जो आपको आपकी मंजिल तक, आपकी सफल तक पहुँचाने में सफल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।